नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर सकती है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल रात नई दिल्ली में हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे फॉर्मूले की घोषणा के बाद बुलाई गई इस बैठक का उद्देश्य पार्टी की चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देना था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने कल सीट बंटवारे की घोषणा की। बीजेपी और जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट को 29 सीटें और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चे को 6 सीटें दी गई हैं। भाजपा नेता संजय जायसवाल ने एनडीए की सीट बंटवारे पर कहा कि बहुत अच्छे माहौल में आपस में सीटों का वितरण हुआ है। उन्होंने कहा कि हम सभी सीटों को जीतेंगे और ऐतिहासिक बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को बिहार के बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में शामिल होने और अपने सुझाव साझा करने का अनुरोध किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन आज सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर सकता है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के विधायक और वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने इस बात का दावा किया। वहीं वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने फेसबुक अकाउंट से एक तस्वीर जारी की है जिसमें महागठबंधन का कहीं कोई जिक्र नहीं है, जबकि इस तरह की एक पोस्ट सहनी ने 3 दिन पहले जारी की थी जिसमें महागठबंधन सरकार का जिक्र था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक बड़ा ऐलान करते हुए राज्य की 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। पार्टी ने 32 प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी है। जनसुराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची आज जारी करेगी। ये सूची आज सुबह 11:30 बजे जारी की जाएगी। इससे पहले जनसुराज ने 51 उम्मीदवारों को अपनी पहली सूची उनकी जारी की थी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निर्वाचन आयोग के नामांकन केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के विशेष निर्देश दिए गए हैं। नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ केवल 3 वाहन और प्रस्तावक सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही जा सकेंगे। बिहार चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं। आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव की आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह जयपुर में नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग और राजस्थान सरकार के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को आयोजन स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज देश के सबसे बड़े छात्र इनोवेशन मिशन विकसित भारत बिल्थॉन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में देश के 3 लाख से अधिक स्कूलों के कक्षा के 6 से 12 में पढ़ने वाले 5 करोड़ से अधिक छात्र शामिल होंगे। इस दौरान छात्र 4 विषयों आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी और समृद्ध भारत पर प्रोटोटाइप पेश करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने कहा, यह पहल स्कूली स्तर पर नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। भारत के 3 दिन के दौरे पर आई कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ वार्ता करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात दोनों देशों के बीच व्यापार, विविधता, ऊर्जा परिवर्तन, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए हो रही है। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखना भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निमंत्रण पर उनकी ये यात्रा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के एडिनबर्ग में आज से भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2025 का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व गोरखा राइफल्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अन्य टुकड़ियों के चयनित सैनिक भी शामिल हैं।
भारतीय सेना मंगलवार से नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देश के प्रमुख सम्मेलन की मेजबानी करेगी। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी एक साथ आएंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक होने के नाते इस उच्च स्तरीय मंच का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य परिचालन चुनौतियों, उभरते खतरों और विचार विमर्श करना, भविष्य की शांति स्थापना के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। रूस दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से वाल्मीकि गणराज्य के प्रमुख ने अपने मंत्रियों के साथ मुलाकात की। भारत की ओर से केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, लोगों के बीच से संपर्क बढ़ाने और सहयोग के नए अवसर अपनाने के लिए सहमत हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने रूस के खल्मिया गणराज्य की राजधानी अनिस्ता में निर्माणाधीन बुद्ध पार्क में तारा देवी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। मुंबई के कुर्ला सीएसटी रोड पर एक स्क्रैप गोदाम में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। डीएफओ मुंबई एसपी भोसले ने कहा कि कूलिंग का काम जारी है। आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। कर्नाटक के मंगलुरु स्थित उचला में कबाड़ कारखाने में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौसम विभाग द्वारा विकसित वेब जीआईएम आधारित बहुत संकट पूर्व चेतावनी निर्णय सहायता प्रणाली डीएस की सराहना की है। केरल में राष्ट्रव्यापी पोलियो प्रतिरक्षण अभियान के अंतर्गत 21 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। राज्य भर में कुल 22,383 बूथ स्थापित किए गए थे, जिनमें मोबाइल और ट्रांजिट बूथ शामिल हैं। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया। इस सूची में रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन, नागांव, पालघर के परनाका, रत्नागिरी जिले के गोहनगर और लाटघर समुद्र तट शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने अवैध पटाखों के विरुद्ध कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने 675 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित पटाखे और एक कार बरामद की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जल जीवन मिशन के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में बीडब्ल्यू ब्लॉक में दिवाली समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक और शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में निरंतर चल रहे विकास कार्यों ने विकसित दिल्ली की नींव को और मजबूत किया है। तो वहीं जीएसटी बचत उत्सव ने इस बार दिवाली से पहले ही हर घर में खुशियों की चमक भर दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा आयोजित दिवाली मेले में हिस्सा लिया। ये मेला न केवल व्यापार को प्रोत्साहित कर रहा है, बल्कि सामाजिक एकता, स्वदेशी उत्पादों के प्रोत्साहन और लोक संस्कृति के संरक्षण का भी कार्य कर रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दीपावली का पर्व हम सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का एक विशिष्ट माध्यम है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर और बुराई से अच्छाई की ओर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट गोवा के समापन समारोह में हिस्सा लिया और समारोह को संबोधित किया। असम के गुवाहाटी के नारंगी मिलिट्री स्टेशन में वेटरन स्वाभिमान रैली 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों की निस्वार्थ सेवा, वीरता और बलिदान को सम्मानित करना था। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सैनिकों के साहस और देशभक्ति की सराहना की। कार्यक्रम में दिव्यांग सैनिकों को मोटराइज व्हीलचेयर और मेडिकल बेड भी बांटे गए। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के दुष्कर्म के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया हेडकर ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को पत्र लिखा और सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। दुर्गापुर दुष्कर्म मामले को लेकर भाजपा नेता शाहसी आलमी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म जैसे मामलों पर कार्रवाई करने के बजाय ममता बनर्जी लड़कियों को देर रात बाहर न निकलने की सलाह दे रही हैं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बता दिया है कि महिलाओं का रात में घर से निकलना ठीक नहीं है और हर बेटी बहन अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद कर ले। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली के प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे पर बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुट गई है। 13
खासतौर से 1050 अगर बात की जाए तो ऊंचाई पर स्थित इस दर्रे पर करीब 2.5 फीट मोटी बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, माहे, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश का अनुमान जताया है। ओडिशा, तेलंगाना और लक्षद्वीप में अगले 2 दिनों में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश होने की भी आशंका है। वहीं केरल और तमिलनाडु में भी अगले 7 दिनों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। हैदराबाद के कई हिस्सों में सुबह से बारिश हो रही है। झमाझम बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। और फिलहाल यहां हम रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। हिंग देना वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। आइए एक बार फिर से खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। भारत को सोशल सिक्योरिटी में बेहतरीन काम करने के लिए इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन का अवार्ड मिला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों के साथ सरकार खड़ी हुई है और सरकार बाढ़ से टूटे मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फंड उपलब्ध कराएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी ने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया और वे खुद 14 अक्टूबर को पंजाब जाकर पीएम आवास योजना के तहत फंड उपलब्ध कराएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि देश में आज 52 लाख से ज्यादा किसान एफपीओ से जुड़ चुके हैं और इससे किसानों को फसल का बेहतर दाम पाने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में 10.60 करोड़ घरों को किफायती एलपीजी की सुविधा मिल रही है और 6.7 करोड़ लोग प्रतिदिन फ्यूल स्टेशन पर ईंधन भरवाते हैं, जो देश को दुनिया में तेल और एलपीजी का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर बनाती है। हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर कहा कि गहरे पानी में खोज से लेकर हरित हाइड्रोजन और बायो एनर्जी तक भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहा है जो सुरक्षित, टिकाऊ और आत्मनिर्भर है। सरकार ने भारत के पशुधन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 947 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और 219 करोड़ रुपए मूल्य के अतिरिक्त प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखी गई। सेबी के प्रमुख तोहिनकांत पांडे ने कहा है कि भारतीय शेयर बाजार में एनआरआई की सहभागिता बढ़ाने के लिए केवाईसी की प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाने पर उनका फोकस है। उन्होंने कहा कि देश में अभी भी शेयर बाजार को लेकर जागरूकता की कमी है। सेबी प्रमुख ने कहा है कि हालिया राष्ट्रव्यापी सर्वे से पता चला है कि 63% लोग प्रतिभूति उत्पादों से वाकिफ हैं, लेकिन केवल 9.5% ही सक्रिय तौर पर इसमें भाग लेते हैं। वहीं शहरी इलाकों में थोड़े ज्यादा 15% लोग शेयर बाजार में सक्रिय हैं। एसबीआई ने अपनी महिला कर्मचारियों की संख्या 2030 तक 30% करने का लक्ष्य तय किया है। वर्तमान में बैंक में कुल स्टाफ का 27% महिलाएं हैं। पेटीएम में दूसरी तिमाही में एंड फाइनेंशियल होल्डिंग भी ने पूरी तरह से बाहर निकलकर कंपनी की शेयर होल्डिंग ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। इसके बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घटकर 33% से 27% हुआ। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म से गोवा की अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिली है। पर्यटन उद्योग का गोवा की खासतौर से जीएसटी की अगर बात की जाए तो इसमें 16% योगदान है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, मत्स्य पालन, काजू प्रसंस्करण और हस्तशिल्प में भी गोवा की इकोनॉमी को बढ़ाने में ये मददगार साबित हुआ है। नए सुधारों से रहने, खाने और यात्रा पर खर्च अब 6 से 11% तक सस्ता हुआ। इससे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं कार और बाइक पर जीएसटी में कटौती से ऑन रोड कीमतों में करीब 7.8% की कमी आई।
चीनी व्यापार संगठन ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के अनुसार भारत ने 7 सितंबर तक समाप्त हुए चीनी विपणन सत्र में लगभग 7.75 लाख टन चीनी का निर्यात किया। डीजीसीए ने एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 विमानों में रैक सिस्टम को दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। यही नहीं, अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से भी एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है। रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने गाजियाबाद में 620 फ्लैटों की बिक्री शुरू की, जिससे कंपनी को लगभग 2200 करोड़ रुपए की अनुमानित राजस्व की उम्मीद है। 2025 में सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार सितंबर तक सोने ने 57% तक का रिटर्न दिया है। टाटा मोटर्स ने सितंबर के दौरान 40,594 यूनिट्स की मासिक खुदरा कार बिक्री के साथ अपनी अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की। मारुति सुजुकी ने बाजार में अपना दबदबा बनाते हुए 41.17% की बाजार हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। वहीं सितंबर 2025 में कंपनी ने 1,23,242 यूनिट्स गाड़ियों की बिक्री की है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी के चलते शीर्ष 10 में से 8 कंपनियों के मूल्यांकन में 1,94,148.73 करोड़ रुपए की बढ़त हुई है। गाजा में युद्ध समाप्त करने के शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से मिस्र के शर्म अल शेख में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी सम्मेलन की करेंगे सह अध्यक्षता। इस बैठक में 20 से अधिक देशों के नेताओं के भाग लेने की संभावना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी सम्मेलन में होंगे शामिल। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह शांति सम्मेलन में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। मिस्र रवाना होने के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम सभी को खुश करेंगे, सब खुश हैं, चाहे वह यहूदी हो, मुसलमान हो या अरब देश। इजराइल के बाद हम मिस्र जा रहे हैं। इजरायल और हमास को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके कायम रहने से कई कारण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोग इससे थक चुके हैं। इजरायल ने दावा किया है कि गाजा में बंद सभी जीवित बंधकों को आज रिहा कर दिया जाएगा। संघर्ष विराम समझौते के तहत फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और मानवीय सहायता भेजने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। इजरायल की ओर से बताया गया है कि 20 जीवित बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले किया जाएगा। उन्हें 6 से 8 गाड़ियों के काफिले में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। फिलीपींस के मध्य क्षेत्र में एक बार फिर धरती हिली। लेते द्वीप के तट के पास रिक्टर पैमाने पर 5.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। फिलीपींस के भूकंप से किसी तरह के नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं है। प्रशासन के बाद आपदा में झटकों की संभावना को देखते हुए स्थानीय आपदा प्रबंधन ने टीम को सतर्क कर दिया है, क्योंकि इसमें 10 अक्टूबर को भी भीषण भूकंप आया था। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना के एक द्वीपीय शहर के एक रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान कम से कम 20 लोग घायल हो गए। आपको बता दें, ये फायरिंग सेंट हेलेना में पुलिस बार एंड ग्रिल में हुई। पुलिस ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवार वालों के साथ हैं और वह घटना की जांच कर रहे हैं। साथ ही कहा है कि गोलीबारी के समय वहां सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रात भर हुई सीमा झड़पों में पाकिस्तानी सेना के 23 सैनिक और तालिबान के 9 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों ने बिना कोई सबूत दिए कहा कि उन्होंने एक दूसरे को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान ने कहा कि उसने 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और उसके सहयोगी लड़ाकों को मार गिराया, जबकि अफगानिस्तान ने कहा कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चमन सीमा तीसरे दिन भी बंद रही, जिससे सैकड़ों अफगान शरणार्थी वहीं फंसे रहे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनावपूर्ण सैन्य गतिरोध के कारण सभी व्यापार और पारागमन ठप हो गए हैं। दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री आहन ग्यूबैंक ने संसद में कहा कि उत्तर कोरिया को अपनी पनडुब्बी के विकास के लिए संभवतः रूस से तकनीकी सहायता मिली है। दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 173 रन बना लिए। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 248 रन बनाकर आउट हो गई और उसे फॉलो ऑन का खेलना पड़ा। वेस्टइंडीज अब भी 97 रन पीछे है। भारत ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित की थी।
महिला क्रिकेट विश्व कप में कल खेले गए मैच में मौजूदा विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया। भारत द्वारा दिए गए 331 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 6 गेंद शेष रहते हुए हासिल कर लिया। भारतीय टीम ने 48.5 ओवर में 330 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 80 रन बनाकर वो आउट हुई। वहीं प्रतिका रावल ने 75 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना वनडे क्रिकेट में 5000 रन पूरे करने वाली दुनिया की 5वीं महिला क्रिकेटर बन गई हैं। वहीं वे सबसे कम पारी में 5000 रन के आंकड़े तक पहुंची हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत की हार के बाद प्रशंसक निराश नजर आए। हालांकि उन्होंने माना कि मुकाबला कड़ा था और भारतीय टीम की बल्लेबाजी की उन्होंने प्रशंसा भी की। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका का सामना बांग्लादेश से होगा। दक्षिण अफ्रीका की नजर इस मैच में बड़ी जीत कर अपना नेट रन रेट सुधारने की होगी। दक्षिण अफ्रीका ने पिछले मैच में भारत को मात दी थी। दक्षिण अफ्रीका की टीम फिलहाल अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। बांग्लादेश को अपने पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। बांग्लादेश की टीम 3 में से 2 मैच गंवाने के बाद छठे स्थान पर है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। विलियमसन ने मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत के हाथों मिली हार के बाद से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है। सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में कल खेले गए मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4-2 से हरा दिया। अब मंगलवार को होने वाले मैच में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। AFC अंडर 17 महिला एशिया कप 2026 क्वालिफायर्स में ग्रुप जी की शुरुआती मैच में आज भारत का सामना किर्गिस्तान से होगा। भारतीय टीम की नजर 21 साल का इंतजार समाप्त कर प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने पर है। घाना ने अगले साल के फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफायर में घाना के कोमोरोस को 1-0 से हराया। घाना के लिए मोहम्मद कुद्दूस ने विजय गोल किया। फ्रेंच ओपन चैंपियन कोको गाफ ने वुहान ओपन का खिताब अपने नाम किया। गाफ ने फाइनल में जेसिका पेगुला को मात दी थी। ये उनका तीसरा WTA 1000 खिताब है। मोनाको की दुनिया के 204वें नंबर के टेनिस खिलाड़ी वैलेंटिन वेशेरो ने शंघाई मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया। ये वैलेंटिन के करियर का पहला ATP खिताब है। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।